तो बात यह है कि जो भारत का राष्ट्र ध्वज है उसमें भी तो केसरिया रंग है और सबसे ऊपर है। पहला रंग तो केसरिया ही है। देखिए, जब हम ऊपर से नीचे गिनते हुए सूची आते हैं तो आप जब भारत का ध्वज देखेंगे, जिसको तिरंगा कहा जाता है, तीन रंग हैं उसमें, तो सबसे ऊपर तो केसरिया है, उसके बाद सफेद है, उसके बाद हरा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके राष्ट्र ध्वज के पहले क्रम पर आए हुए रंग को भारत की किसी टीम का, जो भारत का प्रतिनिधित्व करती है, अगर उसके जर्सी में वो रंग डाल दिया गया तो इससे तो प्रसन्न होना चाहिए कि चलो, पहले वाले क्रम पर जो रंग है उसको वरीयता दी गई है, अच्छा ही हुआ है। इसलिए यही समस्या है कि इन लोगों को केसरिया रंग से चिढ़ हो गई। हिंदुओं ने क्यों इनको छोड़ा? इसीलिए छोड़ा कि इनको हमारे प्रतीकों से चिढ़ हो गई है। हमारी मनुस्मृति से इनके भाई को चिढ़ हो गई थी। संसद में खड़ा होकर वो आलोचना कर रहा था। इनका जो नेता है खड़गे, अभी एक दो दिन पहले ही संसद में खड़ा होकर के, जैसा कि बताया, वो मनुस्मृति के बारे में अपलाप कर रहा था। इनको हिंदू के ही शब्द सुनाई देते ही कंपन होने लगता है। और अब बताइए, भारत के तिरंगे में जो पहला रंग है उस रंग की जर्सी हो जाने पर इनको पीड़ा हो रही है। इनको हिंदुओं से कितनी नफरत होगी, कितना परहेज होगा। तो अच्छा ही है कि हिंदुओं ने इनको तिरस्कृत कर रखा है। अपने इसी वक्तव्य के कारण कांग्रेस, जो कभी देश में लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी रही, आज तिरस्कृत होकर के रह रही है। इस बात को प्रियंका गांधी को समझना चाहिए। 7 रंग हैं, अरे कोई भी रंग रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक एक पहचान होनी चाहिए। तो आप उसमें अमुक रंग अमुक रंग को देख के आप भड़क रही हैं। ये कहाँ का नियम है? जैसे लाल रंग देख करके सांड भड़कता है, ऐसे ही प्रियंका गांधी केसरिया रंग देख करके भड़क रही हैं। इससे हिंदुओं के मन में आपके लिए दूरी बनती है। इसका विचार करिए। बाकी तो ठीक है, करने वालों ने तो कर ही दिया है जो रंग करना है उनको। आप भड़क करके अपने आप को और हिंदुओं के हृदय से दूर ले जा रही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, ठीक है, जिस व्यक्ति ने भी ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है, हम उसका अभिनंदन करना चाहेंगे। वो संवेदनशील व्यक्ति है, इसीलिए छात्रों की इस पीड़ा से अवगत होकर के वो सुप्रीम कोर्ट के सामने गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी सहानुभूति पूर्वक इस बारे में विचार करना चाहिए और जिनके ऊपर प्रहार किए गए उनको उचित मुआवजा दे करके उनको संतुष्ट करना चाहिए। और साथ ही एक साफ सुथरी एसओपी, जैसा कि उन्होंने मांग ही लिया है तो ये बहुत अच्छा है, उसको तैयार करके लागू करवा देना चाहिए ताकि मनमानापन खत्म हो जाए। कभी कोई भी सरकार कभी भी किसी भी हथियार का उपयोग अपने देश के नागरिकों पे बिना विशेष परिस्थिति के ना कर सके। ऐसा है कि छात्रों के ऊपर बर्बरता तो हुई है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। पैलेट गन चलाया गया है। पैलेट गन जो है आतंकवादियों के विरुद्ध कश्मीर में प्रयोग में लाया गया था। दिल्ली में जो बच्चे इकट्ठा हुए थे वो अभी एक तरह से नासमझ थे, कम उम्र के थे। उनकी परीक्षा में उनको समस्या में डाला गया था। बेचारे वहां पे इकट्ठा हुए थे कि हमें न्याय मिलेगा। न्याय तो नहीं मिला, पैलेट गन चला दी गई, उनके शरीर में हजार छेद हो गए। अब सरकार की ओर से कहा गया कि पैलेट गन चलाई ही नहीं गई। फिर कहा गया कि चलाई तो गई लेकिन उसका आदेश गृह मंत्री नहीं देते हैं, उसका आदेश मजिस्ट्रेट देता है। फिर अब
उनको न्याय के लिए मांग करनी पड़ रही है। तो छात्रों के ऊपर अन्याय तो हुआ है, और अब तो प्रमाण भी आ गए कि 7 राउंड पैलेट गन चलाई गई। तो जब इतना स्पष्टता के साथ ये बात निकल करके आ गई, इसी के साथ उनके ऊपर पत्थर मारे गए, उनको लाठियां मारी गई, और भी तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, और आज भी किया जा रहा है। एफआईआर खोज खोज करके, वीडियो देख देख करके दर्ज की जा रही है। तो इन बच्चों को आप क्या करना चाहते हैं? इनको अपराध की ओर धकेलना चाहते हैं? अगर नहीं, तो फिर ये तरह की कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए, और न्याय केवल विद्यार्थियों को नहीं, इस देश के हर नागरिक को मिलना चाहिए। और न्याय की मांग अगर कोई करता है तो हम उसके साथ हैं। तो राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि इसकी जांच उच्च स्तरीय कराई जानी चाहिए, तो ठीक है, क्योंकि न्याय तो सबको मिलना ही चाहिए। न्याय हर नागरिक का अधिकार है। ऐसा है कि ये जो प्रक्रिया विगत कुछ वर्षों से चलाई जा रही है, इसके धार्मिक उद्देश्य नहीं है, बल्कि राजनीतिक उद्देश्य है। धार्मिक उद्देश्य जिसका होता है, वो अपनी पवित्रता की रक्षा स्वयं करता है। अब आप बताइए कि अगर हम कांवड़ लेकर के निकलेंगे और हम पवित्र रहना चाहते हैं, तो हम होटल में भोजन करेंगे? कोई भी व्यक्ति जो व्रत रह रहा है, जो पवित्रता के लिए कार्य कर रहा है, आध्यात्मिक कार्य कर रहा है, वो होटल का भोजन करता ही नहीं है। तो जो लोग होटल का भोजन कर रहे हैं, होटल वाला अगर नाम लिख देगा तो उससे उनकी पवित्रता सुरक्षित हो जाएगी? ये तो मतलब गजब सा एक उपाय है कि वो नाम बता दे। मान लीजिए कि वो नाम कुछ भी बता दे, उससे क्या होगा? अच्छा, नाम किसका लिखेगा? जो मालिक है उसका लिखेगा, कि जो नौकर है उसका लिखेगा? मालिक का अगर लिखेगा तो मालिक तो कभी कभी स्वयं दुकान में रोज आता भी नहीं है। नाम उसका प्रदर्शित हो जाएगा और काम करने वाले दूसरे होंगे, पता कैसे चलेगा? मान लो मालिक हिंदू है और उसने मुसलमान रखे हैं काम करने वाले कारीगर, तो नाम आपने देख लिया दिनेश कुमार, आप बहुत प्रसन्न हो गए कि साहब ये दिनेश कुमार की दुकान है, और वहां पर भोजन बनाने वाले वो लोग हैं जिनको आप नहीं चाहते। तो ऐसी परिस्थिति में पवित्रता की रक्षा का तो यहाँ प्रश्न नहीं है। हाँ, राजनीतिक दृष्टि से उद्देश्य जरूर पूरा होता है कि हम एक चर्चा उठा देते हैं और समाज को समुदायों में बांट करके दिखाने लग जाते हैं। इससे ध्रुवीकरण हो सकता है, लेकिन इससे पवित्रता की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए हमारा ये कहना है कि जिन लोगों को अपनी पवित्रता की रक्षा करनी है, उनको या तो अपने घर से फलाहार बना करके लेके चलना चाहिए, या फिर सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जगह जगह पर कांवड़ यात्रियों के लिए पवित्र भोजन की, फलाहार की व्यवस्था की जानी चाहिए। और नहीं तो फिर केवल फल खाते हुए भी यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि पवित्रता की रक्षा के लिए यही उपाय सदा से परंपरा से हमारे पूर्वजों ने किया है। नाम देख करके पवित्रता की रक्षा असंभव है। इसलिए इस तरह की कवायद को पूरी तरह से हम राजनीतिक कवायद मानते हैं। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।